हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं लाल सिंह बंजारा, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र, गवर्नमेंट इंदिरा गांधी होम साइंस गर्ल्स पीजी कॉलेज शहडोल मध्य प्रदेश में पदस्थ हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ जो कि एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद मतलब कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स इन केमिस्ट्री आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के संबंध में कि हमारी कैरियर की कौन कौन सी संभावनाएं हैं एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद, उसके संबंध में चर्चा करूँगा। ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कॉट रिप्रेजेंट करना बताना चाहूँगा कि थिंक लाइक अ प्रोटॉन एंड स्टे पॉजिटिव। मतलब कि हमें प्रोटॉन की तरह हमेशा मतलब हमें एक धनात्मक रहना चाहिए, एक पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारी जो सोच होनी चाहिए वो हमारी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जैसे हमने बोला कि जब हम अगर सेक्टर्स की बात करें, अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें तो कौन कौन सी स्कोप है हमारे एमएससी केमिस्ट्री करने के लिए। तो अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई अगर सबसे बड़ा अगर मेजर सोर्स रहता है तो जैसे हम अगर एक अच्छे रिप्यूटेड पोजीशंस की बात करें तो एक है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ना, उन गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए आपको क्या होना चाहिए, आइधर वो इस समय राष्ट्रीय क्या कहते हैं प्रदेश लोक सेवा से उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन कर दिया गया है, या फिर स्टेट पीएससी के थ्रू इनकी एग्ज़ाम्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम मतलब उसके फॉर्म भरने के लिए जो आपको प्री रिक्वायरमेंट है वो क्या है, क्या होना चाहिए। इधर आपके पास पहला तो CSIR नेट JRF या फिर नेट लेक्चरशिप या फिर स्टेट लेवल का जो LET होता है ना, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा या फिर क्या हो सकता है कि आपके पास PhD होना चाहिए, या फिर आपके पास PhD प्लस पोस्ट डॉक। तो PhD जो मैंडेटरी कर दिया है 2021 से गवर्नमेंट ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, और PhD प्लस पोस्ट डॉक जनरली रिक्रूटमेंट होती हैं जो IIT और NITs में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पर, उनके लिए ये मस्ट होता है PhD प्लस पोस्ट डॉक। फिर उसके बाद आता है कि साइंटिफिक ऑफिसर्स, बहुत सारे एरियाओं में साइंटिफिक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट्स होती हैं। जैसे उसमें जो पोजीशन होता है वो साइंटिस्ट बी का पोजीशन होता है। जैसे कि हम मान लें एक बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो ये जनरली भाभा पार्क में जो सिलेक्शन होता है आपका गेट की स्कोर के बेस पे होता है। फिर वो लोग उसके बाद में इंटरव्यू लेते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम और इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज करें। दूसरा क्या है कि साइंटिस्ट भी जैसे कि अदर साइंटिस्ट भी, जैसे कि आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, ठीक, वहाँ पर भी आपका गेट के स्कोर की लेते हैं, गेट का स्कोर प्लस इंटरव्यू के आधार पर वो रिक्रूट करते हैं। इसी प्रकार साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक, साइंटिफिक असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट बहुत सारी IIT, आईसर, CSIR और ICMR के लैब्स होते हैं, एनालाइजर्स होते हैं, उनमें होता है। ये कई कई बार तो क्या हो सकता है आपका इंटरव्यू के थ्रू हो, या फिर मे बी क्या हो, रिटन एग्जाम हो या प्लस इंटरव्यू हो। उसके बाद हम बात करेंगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी इन DRDO एंड बार्क। तो ये इसकी रिक्रूटमेंट भी होती हैं। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जनरली किसी भी रिसर्च लैब में 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस मांगता है। उसके बाद क्या हो सकता है, आपका रिटन एग्जाम होगा एंड देन इंटरव्यू, उसके आधार पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन करते हैं वो। उसके बाद जैसे कि पेटेंट एग्जामिनर, पेटेंट जो पेटेंट होता है ना, पेटेंट एग्जामिनर, उसकी भी रिक्रूटमेंट होती है, वहाँ भी रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर होता है। हम बात करेंगे जियो साइंटिस्ट, जो जनरली UPSC ऑर्गेनाइज करती है। जो जैसे हम केमिस्ट्री वाले हैं तो जो हमारा पोस्ट होता है वो जियो केमिस्ट होता है। ये जनरली अब 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो एग्जाम का पैटर्न है, पहला प्रीलिम्स होगा, देन रिटन होगा, देन फाइनली इंटरव्यू। उसके अलावा PCB जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, आइदर CPCB हो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, या फिर SPCB हो, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, इनमें भी साइंटिस्ट बी की एग्ज़ाम भर्ती होती है। जैसे रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेस पे ये कई बार PSC भी ऑर्गेनाइज करती है, या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही ऑर्गेनाइज करे एग्जाम। उसके बाद क्या है, SFSL, मतलब जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस जो लैब्स होती हैं, वहाँ पर भी साइंटिस्ट बी की रिक्वायरमेंट आती है। वो रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेस पर आपको क्या करेंगे, सिलेक्शन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे करियर की संभावनाएं हैं, किसमें, PSU में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो PSU कंपनीज़ हैं उनमें। तो जैसे हम PSU को अगर हम डिवाइड करें तो जनरली क्या होगा आपका, इसको डिवाइड किया गया है 3 प्रमुख क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, महारत्न कंपनीज, जिसमें जैसे कि आपका ONGC, NTPC, गेल और IOCL आती हैं। फिर नवरत्न, जिसमें PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। फिर उसके बाद क्या आता है आपका छोटी मिनी रत्न कंपनी, जैसे MECL, MOIL, NFL,
तो ये हैं सारी कुछ छोटी कंपनियां हैं। तो ये कंपनियां जनरली इसमें भी साइंटिस्ट की मतलब साइंटिस्ट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बोलते हैं, ठीक, उनकी रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव केमिस्ट बोलें। तो जनरली इनमें एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के आधार पर इनमें सिलेक्शन होता है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो सकता है, गेट एग्ज़ाम और ऑर्गेनाइज देयर ओन आइदर पेन पेपर टेस्ट और सीबीटी। मतलब क्या कर सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब ये जो महाराष्ट्र कंपनियां हैं, ये तो क्या करें, गेट के थ्रू रिक्रूट करें या फिर क्या करें, अपना खुद का पेपर ऑर्गेनाइज करें। तो पेपर कैसा हो सकता है, एक तो रिटर्न पेपर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। अब इसकी बात अगर हम बात करें कि प्राइवेट सेक्टर्स में कौन कौन सी संभावनाएं हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और केमिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जिसका प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे हम बात करें कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, ठीक, लेबोरेटरीज में, रिसर्च सेंटर्स, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट क्लिनिक्स एक्सेट्रा, इनमें जो पोजीशंस होती हैं, जैसे कि आपका सिंथेटिक लैब साइंटिस्ट का पोजीशन होता है, कंटेंट डेवलपर होता है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एक्सपर्ट, रिसर्च ऑफिसर केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री रिक्वायर होता है। तो ये इसमें कई सारी भर्तियों में क्या होगा, आपको पहले आपको रिसर्च एक्सपीरियंस मांग सकता है या फिर आपको किसी भी लैब में 1 या 2 साल काम करने का अनुभव मांग सकता है। इसके अलावा अदर जो पोस्ट हैं, जैसे कि रिसर्च साइंटिस्ट हो गया, हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट होती हैं। तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी टीचर्स में जो आप रिक्रूटमेंट होगा उसमें क्या करेगा, आपका बीएड और प्लस सीटेट मांगेगा, ठीक। क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट की वैकेंसी होती है, देन केमिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है, जो क्वालिटी को कैसे एश्योर करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब मान के चलिए कोई ड्रग्स बनाया जा रहा है या कोई केमिकल सिंथेसिस किया जा रहा है, तो उसके लिए क्वालिटी मैनेजर जो इनको सबको मैनेज करता है, देन रिसर्च मैनेजर। ये बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट हैं जो आपको क्या करेंगी, पीजी के बाद आपके बहुत सारी ऑप्शंस को ओपन कर देती हैं। बट इसमें मोस्ट ऑफ द जॉब्स के लिए क्या होता है, जैसे हम केमिस्ट्री से जो जॉब होंगे इसमें, जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं जिनको रिसर्च का अनुभव होता है, ठीक, उनको ज़्यादा प्रीफर करती हैं, या फिर जिन्हें लैब का प्रयोगशाला में किसी ने अगर काम किया है, अगर उसको अनुभव है, तो उनको स्पेशली रिक्रूटमेंट में प्रेफरेंस देते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में जैसे कुछ बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियाँ, जैसे कि आपका क्या हो गया, जुबलैंट बायोसिस, ल्यूपिन, एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड इंडिया, क्रेस्ट प्राइवेट लिमिटेड पुणे इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट अभी फेमस भी है जैसे कि कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, सन फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डी लैब, उसके अलावा सिप्ला एबॉट इंडिया और एवरा लैब, एवरा, ये भी रामाराव फाउंडेशन के द्वारा इस्टेब्लिश ये लैब है। और उसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ना, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन कोचिंग सेक्टर्स में भी क्या है, आपका बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे कि आपके जहाँ पर आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम्स भी आप अर्न कर सकते हैं, या फिर आप खुद की कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर एमएससी करने के बाद, क्योंकि जैसे नेट मेडिकल बहुत सारी चीज़ जो नीट मेडिकल के फील्ड में होंगे, या फिर आईआईटी जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो लोग बच्चे बहुत कोचिंग करते हैं। और उसके लिए अगर आपका सब्जेक्ट कमांड बहुत अच्छा है तो आप खुद की कोचिंग डेवलप कर दें, या फिर आप किसी और कोचिंग में पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर अप्लाई करिए, वो टेस्ट लेते हैं, उसकी बेस पे आपको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें जैसे प्रमुख कोचिंग संस्थान हैं जो आपके एलएन हो गया, आकाश हो गया, कैरियर इंडेवर हो गया, केम एकेडमी हो गया, फिटजी, बंसल, रिजोनेंस, कैरियर पॉइंट, ब्रिलियंट, ट्यूटोरियल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी कोचिंग संस्थान हैं। उसके अलावा आज के समय में जैसे अगर हम बात करें कि कुछ ऑनलाइन ट्यूटर्स भी हैं जहाँ पर आप ट्यूटर के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपका चेक हो गया, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ वो मनी प्रोवाइड करेंगे, ठीक। उसके अलावा tutor.com भी है, अन अकेडमी है, बायजू है, ये कुछ बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो ऑनलाइन ट्यूटर के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। अब इन सभी चीज़ के लिए कौन कौन सी स्किल की रिक्वायर होती है, स्किल्स की क्या है, सो उसके लिए जनरली क्या होता है, जैसे आपको जो स्किल्स रिक्वायर होंगी, मतलब आपको आपके किन चीज़ों पर ध्यान देना है, तो उसके लिए आपका गुड कमांड इन थ्योरी होना चाहिए, मतलब बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, हाउ टू हैंडल इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करना है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, या लॉजिकल एंड इंडिपेंडेंट माइंड होना चाहिए, मतलब आपका खुद का कुछ लॉजिक हो, ठीक। मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना चाहिए। रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल, मतलब लिखने की और बोलने की जो आपकी स्किल होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब आपकी हैंडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। पैसेंस एंड डिटर्मिनेशन, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आप जो टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसिस करते हैं और आप सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, आपके पास पैसेंस होना चाहिए कि आई विल डू इट, आई कैन डू इट बेटर, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा कर सकता हूँ एंड आई कैन सिंथेसाइज इट, ओके। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिकल स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, आपके समझ वैज्ञानिक एक सोच होनी चाहिए।
एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए, मतलब एनालिटिकल जो एरर्स होते हैं, एक्सीलेंट जो एनालिटिकल के संबंध में जानकारी होनी चाहिए आपकी अच्छी होनी चाहिए। टीम वर्क एंड इंटरपर्सनल, मतलब आपको एक पर्टिकुलर टीम के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभव मतलब ये होना चाहिए कि आपको जब अनुभव ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए कि आप जब टीम वर्क के साथ काम करें तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। उसके अलावा आपकी आईटी स्किल्स, जो आज के समय की जो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है आईटी, दैट मीन्स यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लाइक कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल, इनकी जनरल नॉलेज ज़रूर आप लोग को होना चाहिए। अब इन स्किल्स को कैसे हम गेन कर सकते हैं, मतलब कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सो उसके लिए जनरली क्या हो सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस के ले सकते हैं, वॉल्टियर्स के साथ वॉल्टियर के रूप में कर सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि SFRP होता है, समर रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोग्राम होता है, जो जनरली की CSIR और IIT और ISS के लैब पोस्ट करते हैं। आप क्रिएट अ ब्लॉग और साइड हसल, मतलब आपका रिटेन स्किल्स को अच्छे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। वर्क विथ मेंटर, आप किसी अच्छे मेंटर के साथ, मतलब कोई एक ऐसा टीचर या ऐसा कोई आपका मित्र या कोई ऐसा कोई भी शिक्षक हो या आपका बड़ा भाई हो, जिसके साथ आप एज मेंटर के रूप में उसको मेंटर के रूप में मानकर उसके साथ काम करिए, आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अब हम बात करें कि हायर स्टडीज़ इन इंडिया, मान के चलिए आप MSc कर लिया, तो उच्च शिक्षा में भी क्या संभावनाएं हैं? तो जो सबसे बड़ी संभावनाएं होती हैं उनमें से क्या है कि आप तो हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, तो क्या है आपकी PhD। अब PhD कैसे इनरोल हो सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब जिनके थ्रू आप इनरोल हो सकती हैं। पहला तो क्या हो, आपको नेट JRF हो, और नेट JRF के थ्रू जनरली क्या कर सकते हैं आप, IIT, ISER या CSIR के लैब यूनिवर्सिटियों में जो फॉर्म भर पाता है एंट्रेंस के थ्रू आता है, IIT में डायरेक्ट फॉर्म आता है और वो आपका इंटरव्यू लेंगे और देन सेलेक्ट करेंगे। तो JRF में आपकी स्कॉलरशिप भी मिलती है, और वर्तमान में JRF की 31,000 है और SRF की 35,000 है। इसके अलावा इसमें आपका हाउस रेंट अलाउंसेस भी अवेलेबल रहता है, जो अलग से रहता है अगर आप रूम लेकर रह रहे हैं तो। उसके अलावा गेट के थ्रू भी होती है, गेट के थ्रू मोस्टली IIT और ISES लेते हैं। उसके अलावा आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में होता है, आप क्वालिफाई कर लीजिए, इंटरव्यू दीजिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप PhD में एनरोल हो सकते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो नहीं क्वालिफाई कर सकते, वो क्या करते हैं, कई जगह लैब में रिक्रूटमेंट निकलता है प्रोजेक्ट्स की, उन प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं, और उन प्रोजेक्ट में वर्क करके क्या करिए आप, आपका अगर 1-2 पेपर पब्लिश हो गया तो सीधे आप JRF प्रोजेक्ट JRF वर्क करिए, एंड देन आफ्टर 2 और 3 ईयर्स यू कैन बी अवार्डेड SRF, मतलब SRF के लिए आप अप्लाई कर दीजिए और डायरेक्ट आपको अवार्ड हो जाएगा। तो जो नेट JRF के थ्रू जो इंस्टीट्यूट्स आपको होंगे उनमें क्या है, IISc, IIT, ISER, CSIR के लैब्स, एम्स, नाइपर और बहुत सारी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, बहुत सारी मतलब ऑल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। गेट के थ्रू जनरली IISc, IIT और ISES प्रीफर करते हैं, और एक और इंस्टीट्यूट है नाइजर, जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया मैंने। उसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ऑल सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ऑर्गेनाइज करती हैं। प्रोजेक्ट JRF में SRF के बेस में ऑल इंस्टीट्यूशन वेयर प्रोजेक्ट पोजीशन अवेलेबल, मतलब जिन भी संस्थाओं में प्रोजेक्ट की पोजीशन अवेलेबल है, आप वहाँ पर वर्क करके अगर आप पेपर पब्लिश कर देते हैं, और आपके अगर आप फिर उसके बाद JRF के लिए या फिर SRF के लिए डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, जब आप SRF के लिए डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके अलावा हायर स्टडीज़ इन अब्रॉड, मतलब जब आप विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं उसके लिए क्या है, तो विदेश में अध्ययन करने के लिए आपको PhD करने के लिए क्या होना चाहिए, आप थ्रू TOEFL, IELTS, JRF के GRE के थ्रू जा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आपके पास पब्लिकेशन हो उसके थ्रू विदेश की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उन पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पब्लिकेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इधर आप प्रोजेक्ट वर्क करो, समर इंटर्नशिप करो, ज्वाइन एज प्रोजेक्ट फेलोज ग्रुप ज्वाइन करो, तो आपको क्या कर सकते हैं, आपको पेपर पब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से मैंने शॉर्ट और ब्रीफ में बताया। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, और एक बार फिर से जो और जानकारियाँ होंगी उन जानकारियों को एकत्र करके हम क्या करेंगे, फिर से आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।